बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है वो पेयर दिखाए जाएंगे कि हमेशा जो वर्ड आएगा यानी कि कीवर्ड्स, अक्सर जो है वो हमारे पास जो है वो कंजक्शन में हमें पता नहीं चलता कि बोथ के साथ क्या लगाना है, एज के साथ क्या लगाना है। तो यहाँ पर वो जो है वो सारा क्लेरिफाई किया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बोथ। जहाँ बोथ हो वहाँ एंड, ठीक है। बोथ अली एंड, ठीक है, इस तरह से अली एंड मरियम या अली एंड आयशा। बिटवीन हो तब भी एंड। अमंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना मैनी के अंदर, इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। अमंग अस, ठीक है, अमंग देम कुछ भी हो सकता है। आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, वेदर के साथ और आता है। हार्डली या स्कियर्सली हो। ऑलवेज ट्राई टू यूज व्हेन या बिफोर आफ्टर इट, ठीक है, यानी कि पूरा एक पहले एक लाइन आए, ठीक है, एक क्लॉज आए, उसके बाद जो अगली क्लॉज आए उसका आगाज व्हेन या बिफोर से हो। एज और लाइक में क्या फर्क होता है? एज होता है रियल, यानी कि एज योर बॉस, तुम्हारे बॉस होने की हैसियत से मैं तुम्हें ये काम कह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि रियल में होता वही है। लाइक होता है कंपैरिजन, जस्ट लाइक योर बॉस, तुम्हारे बॉस की तरह मैं भी तुम्हें यही समझाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है जहां पे भी सो हो, नेक्स्ट एज। सो और एज नेगेटिव कंपैरिजन है। ही इज सो मीन एज हिज ब्रदर, वो इतना मतलब ही है बिल्कुल अपने भाई की तरह। एज हो तो पॉजिटिव है। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, पॉजिटिव कंपैरिजन। सच के साथ हमेशा एज आना है। अक्सर सच डैट लिखा होता है, वो गलत है। सच डैट कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आए। सच के बाद हमेशा एज आना है और आगे सब्जेक्ट हो। सेम के साथ एज डैट दोनों आ सकते हैं। कब एज आना है, कब डैट आना है। आगे अगर सब्जेक्ट हो तो एज आएगा, लेकिन आगे अगर सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है कोई, तो डैट लगाएं। टू जो है ये किसी चीज को इंटेंसिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि बहुत इस तरह का है। टू और टू का पेयर भी होता है, ठीक है। टू आल्सो के सेंस में भी होता है। टू और टू का पेयर किस तरह से? इट इज टू हो टू गो आउटसाइड, ठीक है। आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूँ। आल्सो यानी कि भी के सेंस में भी टू को यूज कर सकते हैं। जो वेरी होता है ये पॉजिटिव को शो करता है, यानी कि वेरी हॉट बहुत गर्म है, यानी कि नेगेटिव में नहीं शो करेगा, ठीक है। अगर जो है वो सिंपल, यानी कि सिंपल एडजेक्टिव, यानी कि अगर सिंपल हो, हमने बताना हो डिग्री एडजेक्टिव की, सिंपल डिग्री है। वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी जो है वो कुछ भी आप लगा सकते हैं आगे, वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। अगर कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री का किस तरह से हमने समझना है? अगर एडजेक्टिव की जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव बनाया हो। आई एम मच शॉक्ड, फिर वेरी नहीं लगाना, फिर मच लगाएं। आई एम वेरी शॉक्ड जब आप लगाएंगे ना, वो आपको सुनने में ठीक लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर प्लीज या टायर्ड हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। टायर्ड बॉडी, बॉडी को जो है बताएगा टायर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन की जो है वो डिस्क्राइब करे। टायर्ड बॉडी, ठीक है, उसके साथ अगर टायर्ड को हम देखें तो वो एडजेक्टिव होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव बनाया तो उसके साथ वेरी की बजाय मच लगाना है। लेकिन टायर्ड और प्लीज्ड ये दो ऐसे वर्ड है जिनके साथ वेरी ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ आ जाते हैं। अगर मैनी हो, ठीक है, मैनी बनानाज काउंटेबल हो, यानी कि उनको नेक्स्ट हम काउंट कर सके, तो मच के साथ अनकाउंटेबल आ सकता है। मच वाटर, मच जूस। टू मैनी हो तब भी काउंटेबल, टू मच हो तब भी अनकाउंटेबल। अक्सर जगह पे मच टू होता है, वो टू मच की जगह अगर मच टू हो, आगे अनकाउंटेबल नहीं लगाना, आगे आप एडजेक्टिव लगाएं। दिस हाउस इज मच टू बिग। बिग क्या है? एडजेक्टिव, इनके घर को बता रहा है कि घर बहुत बड़ा है। मच टू, अगर टू मच हो आगे अनकाउंटेबल है, अगर मच टू हो तो आगे एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ नहीं दिखा रही, यहाँ सिर्फ जस्ट मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड नोट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। इन पेयर्स को अपने माइंड में आपने खुद सेट करना है। लेस्ट के साथ शूट लगाएं। इनफ के साथ जो है अगर आगे आप कुछ लगाएंगे, ठीक है, इनफ एबिलिटी नाउन। बिग इनफ, यानी कि अगर इनफ के साथ आपने एडजेक्टिव लगाना है तो उसे पहले लगाएं, अगर नाउन लगाना है तो उसे बाद में लगाएं। वेल जो है वो हमेशा एडवर्ब में। आई एम डूइंग वेल, ठीक है, डूइंग को क्लासीफाई, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। वेल एडजेक्टिव के सेंस में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम, और जब ये होगा तब सिर्फ और सिर्फ ये सेहत के बारे में होगा, ठीक है। आई एम नॉट वेल टुडे, मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, ठीक है। आगे एल्स के साथ हमेशा बट लगाना है। एल्स के साथ देन नहीं लगाना किसी फिक्रे में। अगर एल्स के साथ देन हो
उसे आपने गलत कंसीडर करना है। एल्स के साथ बट लगाएं, जस्ट एज के साथ सो लगाएं। बिकॉज और देयरफॉर को इकट्ठा कभी भी नहीं यूज़ करना, या बिकॉज यूज़ करें या देयरफॉर यूज़ करें। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को एक ही के साथ जो है वो इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक साथ नहीं यूज़ करना है। हैड बेटर, अब यहाँ पर अक्सर बच्चे होते हैं वो देखते हैं यहाँ पर हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो फ़ौरन से आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। गलत। अगर हैड बेटर हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एज इफ हो, एज तो हो, हमेशा इसके साथ वर लगाएं। एज इफ आई वर, आई के साथ वॉज भी नहीं लगाना, फिर वर लगाना है। ही वर, वॉज नहीं लगाना यहाँ। अगर एज इफ हो या एज तो हो, काश की सेंस में, काश मैं भी ऐसा होता, काश वो भी ऐसा होता, ठीक है, तो यहाँ पर वर लगाएं। नो सूनर डिड, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनको लगता है यहाँ पे THEN वाला देन है, नहीं, यहाँ पे THAN देन है, देन, ठीक है, जो कंपैरिजन में आता है। नो सूनर डिड और आगे कोई भी सेंटेंस हो, देन आई सॉ, ठीक है, तो आपने देन का पेयर लगाना है। थो के साथ कोमा आएगा, आल्दो के साथ येट आएगा। रेदर देन इकट्ठा भी यूज हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। इंडीड के साथ बट का पेयर होता है। येट जो होता है ये नेगेटिव के लिए होता है, और स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर एनी नेगेटिव के लिए होता है, और सम पॉजिटिव। यानी कि अगर किसी फिक्रे में येट लिखा होना है तो वहाँ पर आई हैवंट रीच येट, तो वहाँ पे नोट ज़रूर होगा। एनी के साथ भी यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव का होगा। स्टिल और सम ये पॉजिटिव होते हैं। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज़ करना है। ही इज़ नॉट ओनली डिलीजेंट, बट आल्सो को इकट्ठा यूज़ कब करना है, जब नॉट ओनली फिक्रे के मिड में आए। अगर ये नॉट ओनली फिक्रे के स्टार्ट में चला जाए, देन ट्राई टू डिस्प्रेड इट आल्सो, यानी कि इनको भी अलग अलग कर दें। फिर नॉट ओनली वाज ही एस्थेटिक बट बेनाइन आल्सो। फ्रॉम और टू का पेयर कहाँ से होता है, यहाँ से वहाँ, यानी कि डेस्टिनेशन मंजिल की तरह। और फ्रॉम और टिल हो तो एंड टाइम के लिए। अगर कहीं पे आपने किसी चीज़ से मना करना है, फॉरबिड करना है, वहाँ पर नोट नहीं लगाना। आई प्रोहिबिटेड हिम नॉट टू गो आउटसाइड, गलत। अगर आपने कहीं पे प्रोहिबिट का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, इसके अंदर ही नहीं का मतलब मौजूद है, इसके साथ नोट लगाना गलतुल आम होगा। विच जो है वो ये अक्सर गलती होती है विच और वट की। विच जो होता है ये क्वेश्चन को बताता है कि लिमिटेड चॉइस, और जो है वो वट होता है क्वेश्चन ऑफ इन विच क्लास डू यू रीड। ये एक गलतुल आम एक जो है वो सेंटेंस है, ग्रामर के लिहाज से गलत सेंटेंस चल रहा है। इन व्हाट क्लास डू यू रीड, अनलिमिटेड चॉइस, यानी कि उसको पता ही नहीं है। वो अगर वो कहे ना इन विच क्लास डू यू रीड 4 और 5, फिर ये ठीक है, यानी कि 4 में पढ़ते हैं या 5 में, फिर ये ठीक होगा। यानी कि लिमिटेड चॉइस अगर क्वेश्चन के अंदर आप आगे ऑप्शन दे दे 2, 3, 4 लिमिटेड दे दे, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर हमने क्या यूज करना है, विच। लेकिन अगर आप वहां पर चॉइस नहीं दे रहे तो आपने वहां पर यूज करना है व्हाट। हु जो है ये पर्सन और एनिमल्स के लिए यूज होता है, बेजान के लिए नहीं होता है। दिस इज आई हु एम। अच्छा, हु और हु में क्या फर्क होता है। हु के बाद जो है वो हमें चाहिए होता है आगे वर्ब, लेकिन हुम में आगे आगे चाहिए होता है सब्जेक्ट। बाय हुम यू डिक्लेयर दिस, ठीक है, बाय हुम। और अगर हु हो, दिस इज आई हु एम, हु के बाद हमें क्या चाहिए, ठीक है, उस हु के बाद हमें चाहिए वर्ब। विच नॉन लिविंग के लिए होता है, आम चीजों के लिए। और डैट भी नॉन लिविंग के लिए भी होता है, यानी कि डैट की डुअल नेचर है, ये लिविंग के लिए भी हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। अगर खास नॉन लिविंग आएगा तो उसके साथ डैट है। अगर एक आम नॉन लिविंग, यानी कि अगर मैं पीछे कहती हूँ दिस इज द कैट, स्पेसिफिक कर रही हूँ मैं द लगा के, तो आप वहां पे डैट यूज करें, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। डैट को आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे दो जो है वो पीछे सब्जेक्ट दिए हों। मैं कह रही हूँ द कैट एंड द मैन एंड हिज डॉग, ठीक है, दो है सब्जेक्ट, अब एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, डैट लगाएं, ठीक है। डैट की डुअल नेचर जो है, ठीक है। आगे अगर पीछे ऑन, एनी, मोर, जिसमें आपको पता ना चल रहा हो लिविंग है नॉन लिविंग है, ट्राई टू यूज डैट, क्योंकि इसकी डुअल नेचर है, ये लिविंग के लिए भी है नॉन लिविंग के लिए भी है, लेकिन ये खास नॉन लिविंग के लिए। अन नॉन लिविंग के लिए कौन है, वेज। हु जो है सिर्फ लिविंग के लिए, ठीक है। हु के बाद हमें चाहिए वर्ब। ये चीज़ें जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अपने जहन में सेट करते रहें, कॉमन सेंस बना लेना अपने लिए कि अपने जहन में सेट कर लें, कि एक फिक्रा अपने जहन में एडजस्ट कर लें, जिससे रूल याद हो जाएगा। अच्छा, नॉट रिलेटिव प्रोनाउन उसी के फौरन बाद यूज करें जिसको वो बता रहा हो। जैसे मैं कहूँ दिस इज आयशा इन द क्लास हु इज वेरी इंटेलिजेंट, गलत हो गया क्योंकि मैंने क्लास के बाद लगाया हु। अगर मैं हु को क्लास के बाद लगा रही हूँ, इसका मतलब ये कि वो हु जो है वो क्लास को बता रहा है कि क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, गलत हो गया। मैं कहूंगी दिस इज आयशा हु इज वेरी इंटेलिजेंट इन दिस क्लास,
फिर ये ठीक होगा। रिलेटिव प्रोनाउन को फौरन उसके बाद यूज करें, उस प्रोनाउन के बाद जिसको वो क्लैरिफाई कर रहा है। अगर आप उसको पूरी लाइन लिखने के बाद एंड पे जाकर क्लैरिफाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और ये ग्रामेटिकली गलत होगा। नेक्स्ट, हुज कहाँ पे यूज करना है? हुज लिविंग नॉन लिविंग जो है दोनों के लिए होता है, लेकिन मेनली इसके बाद अगर आप ना कुछ स्ट्रक्चर है उनकी, जो आप अगर आप उसकी उर्दू कर ले जिसमें जिसका, जिसकी, जिसके की सेंस हो, आगे हमें जो है वो एक चाहिए हो नाउन। दिस इज द बुक हुज कलर, दिस इज द मैन हुज पेन। ठीक है, इस तरह से जिसका, जिसका पेन, जिसका रंग, जिसका का मतलब जहां पर हो वहां पे आप हुज लगाएं। और जहाँ पे हूम, मैंने अभी हूँ और हूम का क्लैरिफाई किया आपको। हूम जिसे की सेंस में आएगा लिविंग के लिए, ठीक है, ये नॉन लिविंग के लिए नहीं है। हुज लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए है। अच्छा, ये कुछ वर्ब्स दिए, इनके बाद एज नहीं लगाना। ठीक है, ये वर्ड है अपॉइंट, नेम, कॉल, कंसीडर, थिंक, प्रोमोट। इसको याद करने के लिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है टैंक पी। व्हाट इज दिस टैंक पी? इट्स टी स्टैंड्स फॉर थिंक, A stands for appoint, ठीक है, and then N stands for name, and the C stands for call, and then the other C stands for consider, ठीक है, and then the P stands for this promote, ठीक है। इनके बाद कभी भी नहीं करना। जैसे मैं कहूँ पूरी डेफिनेशन लिखूँ, जिसमें एंड पे जाकर करूँ दिस इज कॉल्ड एज, गलत। ही अपॉइंटेड एज द मेन, ठीक है, चीफ, गलत। इनके बाद एज नहीं लगाना, ठीक है। और जो है अंटिल और एज लॉन्ग एज और वाइल के अंदर क्या फ़र्क होता है? अंटिल होता है किसी टाइम को पहले ही बताना, यानी कि यहाँ तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। एज लॉन्ग है और जो है वाइल वो सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। नेक्स्ट एक यहाँ पर पेयर दिखाया गया प्रेजेंट परफेक्ट सेंस, और यानी कि यहाँ पे ये बिफोर के सेंस में यूज हो रहा है। मैंने जो है वो टेंसेस के अंदर ऑलरेडी इनके बहुत ज़्यादा पेयर दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर यूज होती हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, नेक्स्ट कोमा, फिर फैन बॉयज, यानी कि ये सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉयज के अंदर आ जाते हैं। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, या आप ये नहीं लगाना चाहते कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कोई बात नहीं, रिमूव दिस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड पुट अ सेमीकोलन। ये 4 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपने याद कर लेनी है। F स्टैंड फॉर फॉर, A and nor, B but, O or, Y yet, S so, ठीक है। ये एक इसको निमोनिक है याद करने का, फैन बॉयज। सब ऑर्डिनेट को यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि इनके मतलब में अगर कोई और आ जाए, जैसे बट और येट दोनों लेकिन की सेंस में होता है, ठीक है, या सो के साथ देयरफॉर वो भी इसी के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि इनके रेलेवेंट जिससे आपको देख के लगे इसका मतलब भी वो है, उसका मतलब भी वही निकलता है। जैसे सो का मतलब भी वही होता है, देयरफॉर का भी वही होता है, तो वो दोनों इस कैटेगरी में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि फॉर का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि। लेकिन आपने ये गड़बड़ नहीं करनी, मैंने बिकॉज को यहाँ हाईलाइट भी किया कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, बाकी जितनी क्लॉजेज होंगी वो होंगी डिपेंडेंट। वहाँ इफ, थो, टिल ये वाले लग सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। पहले सेमीकोलन, फिर लगाएं ये कंजंक्टिव एडवर्ब, फिर लगाएं कोमा, ये हाउएवर अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुड वर्क। अगर कोई अच्छा काम है, मैंने एक्सप्लेन करना है कि हम तीनों ने मिलकर अच्छा काम किया, तो अच्छे काम में हमने पहले जो सामने नज़र आ रहा है उसे कहना है तुम, फिर जो नहीं है वहाँ मौजूद वो, और मैं, हम सब मिलके अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर कोई बुरा काम बताना है कि हमने बहुत बुरा काम किया, तो सबसे पहले मैं अपने आप को कहूँगी मैं, और जो नहीं मौजूद वो, और चीज़ों को ना ताकि पैसिफाई रखने के लिए अपने ज़हन में बताएं, कॉमन सेंस यूज़ करें चीज़ों को पैसिफाई करने के लिए। अगर मैंने कोई चीज़ बतानी है जिसको अगला बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने ये काम किया है, तो पहले मैं बताऊँगी मैंने भी किया है, जो नहीं मौजूद उसने भी किया है, और तुमने भी किया है, ठीक है। ये बैड वर्क के लिए होगा। और अगर ये आई की जगह वही हो, ठीक है, उसे किस तरह से करना है? फिर हमेशा जो है वो वही आ जाएगा स्टार्ट में, फिर यू आएगा, फिर ही आएगा, ठीक है। इसको आप जो है वो सॉन्ग हम तुम एक, तो उससे जो है वो आप याद कर ले, पहले वी, फिर यू, फिर ही। अच्छा, बट विच और एंड विच ये गलत होंगे। यहाँ बट यूज़ करें या विच यूज़ करें, दोनों को इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते आप। एंड विच इकट्ठा ये नहीं यूज़ कर सकते, दोनों ही चीज़ों को सेपरेट करने के लिए होते हैं। इकट्ठा नहीं यूज़ करना, यहाँ एक यूज़ कर लें। अच्छा, हु के पीछे अगर दे हो तो ये गलत है, प्रोनाउन हो गलत है। हम पीछे इशारा दे सकते हैं कि वो, इशारे से कहेंगे ना वो जो ये करते हैं, तो उससे पहले दोज लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्चुनेट। मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन को फ़ौरन उसके बाद लगाएं जिसको वो
एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं विच लगाऊंगी तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हेयर को तो विच नहीं एक्सप्लेन कर रहा, यहाँ को जो कि बहुत खुशकिस्मती है, गलत होगा। मैं कहूँगी ही इज़ हियर एंड दिस इज़ फॉर्चुनेट। याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन को वहीं यूज़ करना है जिससे पहले वाले लफ्ज़ को ये एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर आप इस तरह के 2 सेंटेंसेस को विच लगा के रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ देंगे, ये गलत होगा। आप इसको वहीं यूज़ करेंगे जिससे पीछे वाले वर्ड, यानी कि मैं कहूँ ही इज़ यहाँ कहूँगी ही इज़ अलीज़ पेन विच इज़ वेरी गुड, उस लिहाज में ये ठीक होगा। यानी कि इससे आपने याद रखना है कि आपने जब भी इनको यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि इससे पहले जो वर्ड है सिर्फ उसी को ये बताए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।